नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। आज हम लोग शिक्षण अधिगम की श्रृंखला के अंतर्गत शिक्षण कौशल, जो कि हमारा टॉपिक जो है शिक्षण कौशल का यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों में ही है। इसलिए आज 5th क्लास जो हमारी है शिक्षण कौशल की रहेगी। आइए हमारी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। शिक्षण कौशल। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम ये देखेंगे शिक्षण कौशल का अर्थ एवं परिभाषा, कौशलों के प्रकार, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, सोदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल के बाद पुनरावृत्ति कौशल और अंतिम में शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। तो इन सभी वस्तुओं को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यह जो हमारी शिक्षण कौशल की कक्षा है यह 2 पार्ट में रहेगी, क्योंकि एक पार्ट काफ़ी लंबा हो जाता, इसी वजह से हम लोग 2 पार्ट में इनको विभाजित करते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है और शिक्षण तो एक जटिल प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए निरंतर अभ्यास का होना आवश्यक है। और जब छात्र क्रम पूरा हो जाता है जब अभ्यास क्रम पूरा हो जाता है तब उस अवस्था को कहा जाता है कि उस कार्य के प्रति हमने कुशलता प्राप्त कर ली है। शिक्षण में जब हम कुशलता की बात करते हैं तो उसे शिक्षण कौशल का नाम दिया जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है, किसी कार्य में हम जब कुशलता अथवा दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो उसे उस कार्य का कौशल कहा जाता है। इसी तरह जब शिक्षण में हम कुशलता प्राप्त कर लेते हैं उसी को शिक्षण कौशल कहा जाता है। शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता। इसका आशय शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा या विविध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह से लगाया जाता है। दोस्तों, जब शिक्षण कार्य कोई शिक्षक करता है तो उस समय उसके हाव भाव, भाव भंगिमा इत्यादि क्रियाकलापों से उसके तौर तरीकों और समूह का पता लगाया जाता है। जिसका जो भी अध्यापक होता है शिक्षण कौशल जितना अच्छा करता है उतना ही अच्छा अपने शिक्षार्थी अथवा छात्रों को शिक्षण में सफल कर पाता है। शिक्षण कौशल से शिक्षण बिंदुओं के क्रम का ज्ञान होता है। दोस्तों, जब हम लोग शिक्षण कौशल में पारंगत हो जाएंगे तो हमें पता होगा कि शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान किस तरह से होता है, अर्थात हमें किस तरह से शिक्षण करना है, किस तरह से किस क्रम में हमको शिक्षण करना है। शिक्षण के 3 पहलू का ज्ञान। दोस्तों, भावात्मक, ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक, ये शिक्षण के 3 पहलू हैं। तो शिक्षण के 3 पहलू का ज्ञान कराने में शिक्षण कौशलों की आवश्यकता स्वयं ही स्पष्ट है। ठीक है दोस्तों, तो जो शिक्षण के 3 पहलू हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों का ही ज्ञान कराने के लिए शिक्षण कौशल अत्यावश्यक है। अब देखिए दोस्तों, हमने शिक्षण कौशल का अर्थ पढ़ लिया। अब शिक्षण कौशल की परिभाषा पढ़ते हैं। तो पहली परिभाषा है NL गेज के अनुसार। ये कहते हैं, शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतर क्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। दोस्तों, NL गेज का कहना है कि जब शिक्षक जो है अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है तो किस तरह से उसको उस पाठ को पढ़ाना है, किस तरह से शिक्षण को क्रमबद्ध करना है, इसी को शिक्षण कहा जाता है, ऐसा NL गेज का कहना है। फिर दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर VK पासी की।
ये कहते हैं यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। दोस्तों, प्रोफेसर वी के पासी जी का कहना है कि शिक्षण कौशल वह होते हैं जो कक्षा की विशिष्ट अंतरक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। अर्थात जब छात्र सीखने में रुचि उत्पन्न ना कर रहा हो उस समय भी शिक्षण कौशल जो हैं उनके अंदर उस पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करा देते हैं। तो अन्य अन्य प्रकार की जो भी बाधाएं आती हैं शिक्षण कौशल के माध्यम से वह भी दूर की जा सकती हैं। आगे कहते हैं जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं वह शिक्षण कौशल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में जो सहायक होते हैं वे शिक्षण कौशल कहलाते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता से अर्थात सुगमता प्रदान करते हैं वही शिक्षण कौशल कहलाते हैं। आगे है वास्तव में शिक्षण कौशल शिक्षण को अधिगम की ओर अग्रसर करने वाली युक्ति है। नीरस शिक्षण को सक्रियता तथा प्रभावशीलता प्रदान करने का आधार शिक्षण दक्षताओं को ही माना जाता है। दोस्तों, यदि शिक्षण नीरस होगा तो बच्चा पढ़ने में कभी भी रुचि नहीं लेगा। इसलिए नीरस शिक्षण को सक्रियता तथा प्रभावशीलता प्रदान करने का आधार क्या है? शिक्षण कौशल ही है। इसलिए शिक्षण कौशलों में पारंगतता प्राप्त करना प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय है। अर्थात जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य करने जा रहा है उसको शिक्षण कौशल आना अत्यावश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब उपर्युक्त जो हमने परिभाषाएं पढ़ी या अर्थ जाना उससे क्या निष्कर्ष निकला तो आइए देख लेते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से हमने जाना पॉइंट नंबर 1, शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, शिक्षा के हमारे जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में शिक्षक कौशल क्या होते हैं? सहायक होते हैं। दूसरा है शिक्षण कौशल कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, यदि छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उनके पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक जो है शिक्षण कौशलों का अच्छी तरह से उपयोग करके उनके अंदर उस परिस्थिति को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उनकी अंतर्मन की क्रियाओं को जान सकता है और उनका निदान कर सकता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करते हैं। दोस्तों, शिक्षण किस तरह से करना है उसका क्या आधार होना चाहिए, ठीक है, यह सब कौन प्रदान करता है? शिक्षण कौशल। चौथा पॉइंट है सीखने में सहायक होते हैं। दोस्तों, छात्र जब किसी पाठ को रुचि लेकर के पढ़ता है तो वह क्या करता है? उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख जाता है और काफ़ी टाइम तक उसको याद भी रख पाता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? अच्छे शिक्षण कौशल के कारण। और पांचवा पॉइंट है आपका शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। दोस्तों, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी शिक्षण कौशल सहायक होते हैं। वस्तुतः सफल व प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न कौशलों का प्रयोग प्रायः शिक्षकों द्वारा किया जाता है जिनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है। अब दोस्तों, हम लोग एक एक शिक्षण कौशल को देखते चलेंगे और किस तरह का शिक्षण कौशल हमें करना चाहिए इसको भी देखते चलेंगे। पहला कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्य कौशल है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ प्रस्तावना कौशल किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है। जब भी किसी भी पाठ की आप शुरुआत करेंगे मान लीजिए हिंदी का कोई भी आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो उस पाठ के लिए पहले आप प्रस्तावना का शुरुआत करेंगे। क्या होती है प्रस्तावना? आइए समझते हैं। प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। अर्थात प्रस्तावना का तात्पर्य है कि हिंदी में मान लीजिए आप भारत देश पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। क्या? हमारा देश भारत पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? छात्रों से उनकी पूर्व जानकारी का ज्ञान करेंगे कि छात्र अपने देश के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह की जानकारी है, उनको पूर्व ज्ञान उनका जानेंगे। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए
प्रश्न करता है, तदनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। दोस्तों, प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि सर्वप्रथम जो शिक्षक है, जिस पाठ को पढ़ाने जा रहा है वह क्या करता है, छात्रों से उनकी जानकारी लेता है कि मैं जिस पाठ को पढ़ा रहा हूँ, छात्र उस विषय के बारे में कितना जानता है और कितना समझता है। फिर उसके अनुसार ही वह छात्र जो जितना जानते हैं या उनको पूर्व ज्ञान पहले से है, उसी के अनुसार क्या करता है, शिक्षक पाठ पढ़ाना आरंभ करता है। इस प्रकार प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। तो दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात का मतलब ही यही है कि जो चीज़ पहले से बच्चे जानते हैं, उसको जोड़ते हुए अज्ञात यानी जिसको नहीं जानते वह चीज़ को बताना और उस चीज़ तक पहुंचाना छात्रों को। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। हमें भारत देश पाठ पढ़ाना है, भारत देश पाठ पढ़ाना है। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार होगा। अब मान लीजिए हमें भारत देश पाठ पढ़ाना है, तो हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किस तरह करेंगे। पहले दोस्तों एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, इन्हें भी जानें। ठीक है, इसका देखिए, एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है। दोस्तों ये मुख्य पॉइंट है, आप लोग अच्छे से इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है। तो आइए अब हम चलते हैं, भारत देश हमें पाठ पढ़ाना है तो हम किस तरह से शिक्षण कौशलों का प्रयोग करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट, विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए। पहले हम क्या करेंगे, हमें भारत देश पाठ पढ़ाना है तो बच्चों से पहले उनका पूर्व ज्ञान पूछेंगे कि अगर क्या जानते हैं आप। तो पहला हमने प्रश्न किया, विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे पाकिस्तान है, और मान लीजिए नेपाल है, बांग्लादेश, इनके नाम। फिर दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, यह किस देश का मानचित्र है। भारतवर्ष का मानचित्र दिखाकर हम भारत का बच्चों को मानचित्र दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि यह किस देश का मानचित्र है। तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा, हम किस देश में रहते हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या देंगे बच्चे, भारत में। ठीक है, जब हमें यह उत्तर मिल जाएगा तो छात्रों के समक्ष प्रकरण को स्पष्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यह 3 प्रश्न करने के बाद हम छात्रों के समक्ष क्या करेंगे, अपना जो प्रकरण है भारत देश पाठ, उसको क्या करेंगे, अब स्पष्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 प्रश्नों को इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाता है। इन तीनों प्रश्नों को जब छात्र बता देता है तब जाकर के हम उनका पूर्व ज्ञान का आकलन करने के पश्चात तब प्रारंभ करते हैं पाठ को पढ़ाना। ठीक है, प्रस्तावना के घटक। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के कौन कौन से घटक हैं। नंबर 1, पूर्व ज्ञान। ठीक है, यदि आप प्रस्तावना कौशल को पढ़ा रहे हैं अथवा प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर रहे हैं छात्रों के समक्ष, तो सबसे पहले छात्रों का पूर्व ज्ञान जानेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा, उद्देश्य और सहायक सामग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसका उद्देश्य जानेंगे। जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, अर्थात हम भारत देश पाठ पढ़ा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। फिर सहायक सामग्री, जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास सहायक सामग्री होनी चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। जैसे भारत को देश को पढ़ा रहे हैं तो भारत का मानचित्र होना चाहिए अथवा ग्लोब होना चाहिए इत्यादि। और तीसरा घटक है प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध। देखिए, प्रस्तावना कौशल जब हम प्रयोग करते हैं तो पाठ से पूर्व जो हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो वह प्रश्न क्या होने चाहिए, मुख्य पाठ से संबद्ध होने चाहिए। अर्थात आप पढ़ा रहे हैं हमारा देश भारत, लेकिन पूछ रहे हैं मान लीजिए चिड़ियाघर के बारे में, तो ये क्या है, असंबद्ध हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है वह मुख्य पाठ से संबद्ध होने चाहिए। चौथा पॉइंट है समुचित अवधि। देखिए, जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं अथवा प्रस्तावना कौशल का जो प्रयोग कर रहे हैं उसका जो टाइमिंग होती है 5 से 7 मिनट। ठीक है दोस्तों, अवधि कितनी होनी चाहिए प्रस्तावना कौशल की, 5 से 7 मिनट की।
इसलिए एक अवधि के अंदर ही इसको भी पूर्ण करेंगे। और 5वां पॉइंट है छात्रों की रुचि व प्रेरणा। ठीक है, छात्रों की किस चीज़ में रुचि है, किस तरह से पढ़ने में रुचि है और उनको किस चीज़ से प्रेरणा मिल रही है, इन सभी का ध्यान रखते हुए प्रस्तावना कौशल को किया जाता है। तो ये थे प्रस्तावना के घटक। जो शिक्षक जितना अधिक आकर्षक पाठ प्रस्तावना कौशल का अनुप्रयोग करने में सक्षम होता है, उतना ही अधिक कक्षा में एकाग्रता व अनुशासन बना रहता है। ठीक है दोस्तों, जितना अच्छा प्रस्तावना कौशल का प्रयोग होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, कक्षा में एकाग्रता व अनुशासन बना रहेगा। इन्हें भी जानें। पाठ प्रस्तावना के विविध तरीके क्या हैं? पहला पॉइंट है पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछकर। पाठ प्रस्तावना जब आप प्रयोग करेंगे तो जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसका पूर्व ज्ञान बच्चों को कितना है, इस पर प्रश्न पूछेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कहानी या कविता सुनाकर। प्रस्तावना कौशल में क्या करेंगे, आप कहानी अथवा कोई कविता सुनाएंगे। तीसरा है उदाहरण या घटित घटना बताकर। जो भी कोई उदाहरण देंगे बच्चों को या कोई ना कोई घटना बताएंगे। और चौथा पॉइंट है प्रदर्शन या प्रयोग द्वारा चार्ट चित्र मॉडल के प्रयोग द्वारा। हैं, प्रस्तावना कौशल यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो मानचित्र दिखा करके पूछ सकते हैं, चार्ट दिखा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके क्या है, विविध तरीके हैं प्रस्तावना कौशल के। प्रस्तावना कौशल निसंदेह किसी भी विषय वस्तु को अपनी पूर्णता तक ले जाने का द्वार है। ठीक है, यदि आप प्रस्तावना कौशल में पारंगत हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि पाठ आप पूरी तरह बच्चों को समझा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज के धातव्य बिंदु देखते हैं क्या हैं। पहला बिंदु है प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, पढ़ चुके हैं हम। दूसरा है प्रस्तावना प्रासंगिक होनी चाहिए, अर्थात जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारी प्रस्तावना होनी चाहिए। तीसरा है समस्त कक्षा की सहभागिता जरूरी है। दोस्तों, आप यदि प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आप पूर्व ज्ञान के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं तो दोस्तों पूरी कक्षा, मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हुए हैं कक्षा में, तो सभी कक्षा के बच्चों की सहभागिता जरूरी है, सभी लोगों की सहभागिता आवश्यक है। और चौथा बिंदु है प्रस्तावना कौशल का जीवन से संबंध होना चाहिए। आप प्रस्तावना कौशल से रिलेटेड जब पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछ रहे हैं प्रस्तावना कौशल में, तो उनसे जीवन से रिलेटेड प्रश्न पूछिए आप, तभी बच्चा बता पाएगा। अपने जीवन से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वही बच्चा बता सकता है, इसलिए प्रस्तावना कौशल का जीवन से संबंध होना चाहिए। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम लाए हैं, स्वयं करें व जानें। आपको गणतंत्र दिवस पाठ पढ़ाना है, इसमें प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कैसे करेंगे आप? तो ये थी हमारी प्रस्तावना कौशल। अब दूसरा कौशल देखते हैं दोस्तों। दूसरा कौशल है हमारा उद्देश्य कथन कौशल। उद्देश्य कथन कौशल क्या है? शिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतएव प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। दोस्तों, किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व आप प्रस्तावना का प्रयोग करते हैं, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पढ़ाने का आपका आखिर उद्देश्य क्या है, क्या क्या जनाना चाहते हैं बच्चों को, किस तरह का ज्ञान देना चाहते हैं आप, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य कथन भी एक कौशल है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। जब आप उनसे प्रश्न पूछते हैं तब उनके मन में क्या है, एक जिज्ञासा होती है और उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए। उस जिज्ञासा को बच्चों को शांत अवश्य करनी चाहिए शिक्षक द्वारा। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना कौशल के बाद आप क्या करते हैं, उद्देश्य कथन कहते हैं। जैसे प्रस्तावना प्रश्न से स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक भारत देश पढ़ाना चाहता है, इसका उद्देश्य कथन इस प्रकार होगा, आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना कौशल में आपने प्रश्न पूछ करके बच्चों का ज्ञान का पूर्व ज्ञान जो था वो आपने एक तरह से इकट्ठा कर लिया। अब क्या है, आपने उद्देश्य कथन कहा बच्चों से कि आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, तो ये हो गया उद्देश्य कथन।
अब आइए इन्हें भी जानें। उद्देश्य कथन कौशल की उपयोगिता। आखिर उद्देश्य कथन कौशल की उपयोगिता क्या है? तो देखिए, पहला बिंदु है पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक लक्ष्य निर्देशित हो जाता है कि जी आज हम लोग भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु है शिक्षार्थी की पाठ में रुचि जागृत होती है। जब बच्चा सुनता है कि आज हम भारत देश के बारे में पढ़ेंगे तो वह क्या है, पहले से एक्साइटेड हो जाता है, रुचि होती है उसके प्रति, आखिर क्या है भारत देश, इसमें क्या महत्वपूर्ण है इत्यादि। तीसरा बिंदु है शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। जब आप उद्देश्य कथन करते हैं कि हम लोग भारत देश के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, सीखने के प्रति बच्चे की क्या होगी, एक क्रियाशीलता जागृत होगी, वह सक्रिय हो जाएगा। और चौथा है शिक्षण में स्पष्टता आती है। ठीक है, जब आप पाठ को पढ़ाएंगे और यदि आप उद्देश्य कथन नहीं बताएंगे कि हम भारत देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो बच्चे के मन में जब पाठ बिना उद्देश्य के ही पाठ को आरंभ कर देंगे, आपने बताया नहीं बच्चों को कि हम भारत देश के बारे में पढ़ेंगे और आपने सीधा पाठ को प्रारंभ कर दिया, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि पैर कहाँ हैं और हाथ कहाँ हैं। तो उद्देश्य कथन यह भी बताता है कि आखिर हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे, तो एक स्पष्टता आती है बच्चे के माइंड में, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एक तरह से मतलब एक बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि हम भारत देश के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला कौशल है दोस्तों प्रश्न कौशल। तो दोस्तों हमने दो कौशल पढ़ लिए, प्रस्तावना कौशल और दूसरा कौशल था उद्देश्य कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। अब तीसरा कौशल है आपका प्रश्न कौशल। शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है, अतएव प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, किसी भी पाठ को कोई भी शिक्षण आप करेंगे तो उसमें प्रश्न तो अत्यावश्यक होते ही हैं। आपको छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार प्रश्न करने चाहिए और किस तरह के प्रश्न करने चाहिए, यह प्रश्न कौशल में आज हम पढ़ेंगे। इन्हें भी जानें। प्रश्न पूछने के उद्देश्य। आखिर हमें छात्रों से प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? तो पहला पॉइंट है प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। दोस्तों, जिस पाठ को मान लीजिए आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उसका क्या है, पूर्व ज्ञान जो है बच्चों का है और नवीन ज्ञान आप देने जा रहे हैं। तो बच्चा जितना जानता है उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं आप, और ज्ञान देने के लिए नवीन ज्ञान को उसी से जोड़ रहे हैं। दूसरा बिंदु है रुचि जिज्ञासा को जागृत करना। ठीक है, आप प्रश्न जब पूछते हैं बच्चे से तो उसके माइंड में क्या आता है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो उस टॉपिक के प्रति बच्चे की क्या होती है, रुचि जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होती है, जानने की इच्छा होती है आखिर ये क्या चीज़ है। तो प्रश्न कौशल का ये भी एक क्या है, उद्देश्य है। तीसरा है अधिगम समस्याओं का ज्ञान होता है। मान लीजिए आपने बच्चों से पूछा कि भारत देश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। ठीक है, अब बच्चों के वो पता नहीं है, तो हमको क्या पता चला कि बच्चों को इस विषय में कठिनाई हो रही है, इस चीज़ को सीखने में कठिनाई है। तो प्रश्नों के माध्यम से क्या होता है, हमें बच्चों की कठिनाइयों का भी पता चलता है। चौथा पॉइंट है क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, मानसिक क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी बौद्धिक क्रिया भी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों की बुद्धि एकदम तीव्र गति से चलती है, आखिर इसका प्रश्न होगा क्या, तो क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। फिर आपका पांचवा पॉइंट है पाठ शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। पाठ शिक्षण को क्रमबद्ध कैसे, जैसे भारत देश पाठ को आपको पढ़ना है तो एक क्रम चलता है, फिर कि हम प्रस्तावना कौशल के बाद उद्देश्य के, तो आप जब प्रश्न पूछते हैं तो एक क्रम से पूछते हैं। ठीक है, और क्रम का होना अत्यावश्यक है। डायरेक्ट अब जब आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि आपका जो घर है वह किस दिशा में स्थित है भारत में, तो अब बच्चा कभी नहीं बता सकता। तो एक क्रमबद्धता आती है प्रश्नों से। अब क्या है, प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा ज्यों ज्यों गहरी होती जाती है ज्ञान भी बढ़ता जाता है। ऐसा बेकन, एक मनोवैज्ञानिक बेकन है, उनका कहना है कि
प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा ज्यों ज्यों गहरी होती है, ज्ञान भी बढ़ता जाता है, ऐसा बेकन का कहना है। आप ये भी कथन याद रखेंगे। प्रश्न कौशल के घटक। प्रश्न कौशल के कौन कौन से घटक हैं? पहला, प्रश्न करने की प्रक्रिया। दोस्तों, शिक्षक को प्रश्न करने की प्रक्रिया आनी चाहिए। पहले सरल प्रश्न, फिर जाकर के कठिन प्रश्नों का उद्भव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रश्नों की बनावट। प्रश्नों की बनावट जो है बच्चों की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप बहुत कठिन प्रश्न पूछ दें, बहुत जटिल व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग कर दें तो बच्चा प्रश्न को ही ना समझ पाए। तो प्रश्नों की बनावट भी सरल होनी चाहिए। प्रश्नों की पुनरावृत्ति। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, जिससे जो कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को सिखाया है वह क्या हो जाए, उनको क्लियर हो जाए। और चौथा पॉइंट है प्रश्नों के परिणाम। प्रश्नों के परिणाम मतलब कि दोस्तों, आप जब प्रश्न पूछेंगे तो उसका परिणाम अर्थात बच्चा कितना सीखा है, उस प्रश्न का उत्तर दे पा रहा है कि नहीं, इससे क्या है परिणाम का ज्ञान होगा कि बच्चा वाकई सीखा है या नहीं। तो प्रश्नों के परिणाम भी क्या है, एक तरह से प्रश्न कौशल के घटक हैं। प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब निम्नलिखित बातें ध्यान रखी जाएं। दोस्तों, ये बात कौन कौन सी हैं? तो पॉइंट नंबर 1 है प्रश्न सरल व स्पष्ट हों। ठीक है, प्रश्न सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रश्न प्रासंगिक हों, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसी प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रश्न होना चाहिए। तीसरा है प्रश्न स्तरानुकूल हों, अर्थात बच्चे का जैसा स्तर है, यदि बालक तीसरी कक्षा में है तो उसी के स्तर का प्रश्न होना चाहिए, सरल प्रश्न होना चाहिए। और यदि बालक इंटर क्लास में है, 12th में है, तो उसके स्तर का प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए। प्रश्नों में विविधता का तात्पर्य है प्रश्न अनेक प्रकार के होने चाहिए। यानी आप केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहे हैं, या फिर हाँ या ना वाले ही प्रश्न पूछ रहे हैं, या निबंधात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, या अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस तरह से विविधता प्रश्नों में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है भाषा बोधगम्य हो। जो प्रश्न आप कर रहे हैं बच्चों से, वह बच्चों को भाषा आनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, आपने मान लीजिए व्याकरणिक जटिल शब्दों का प्रयोग कर दिया और बच्चे के प्रश्न समझ ही नहीं आया, तो क्या है, बच्चे के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न होती है। इसलिए भाषा बोधगम्य हो, प्रश्नों की भाषा मतलब बच्चा समझ सके ऐसी भाषा होनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखला में हो। प्रश्न एक क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए। जिस तरह का पाठ है, पाठ उसी क्रम में एक तरह के प्रश्न होने चाहिए। ये नहीं कि अंतिम वाला प्रश्न एकदम आपने ऊपर पूछ लिया और ऊपर वाला प्रश्न पाठ में जो पहला पॉइंट था वह आपने एकदम लास्ट में पूछ दिया। नहीं, क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न होने चाहिए। तो प्रश्न कैसे हों, देखिए दोस्तों, श्रृंखला बनाई गई है। सरल हों, स्पष्ट हों, प्रासंगिक हों, स्तरानुकूल हों, विविधता वाले हों और बोधगम्य हों। तो ये थे दोस्तों क्या प्रश्न कैसे होने चाहिए। अब कह रहे हैं इन्हें भी जानें। क्या है दोस्तों? प्रश्नों के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्नों के 5 प्रकार हैं। पहला प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा विकासात्मक प्रश्न, तीसरा समस्यात्मक प्रश्न, चौथा बोधगम्य प्रश्न बोध प्रश्न और पांचवा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्नों के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। अब देखिए हम लोग आपके लिए इसके लिए भी एक प्रश्न लेकर आए हैं, चर्चा करें। भारत देश पाठ के उद्देश्य कथन के बाद किन किन प्रश्नों के प्रयोग से पाठ का शिक्षण करेंगे। तो आप जब भारत देश पाठ पढ़ा देंगे, ठीक है, भारत देश पाठ पढ़ा देंगे, तो उसके बाद किन किन प्रश्नों का आप बच्चों से प्रश्न करेंगे। अब आइए अगला कौशल पर चलते, हमारा है व्याख्या कौशल, और ये आज का अंतिम कौशल रहेगा दोस्तों। और अन्य जो कौशल हैं वे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके लिए आएंगे। व्याख्या कौशल पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल है। दोस्तों, हमने कोई पाठ पढ़ा दिया बच्चों को, पाठ पढ़ाने के पश्चात हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं
कि बच्चा कितना सीखा है। तो प्रश्न जब पूछते हैं तो अब मान लीजिए बच्चा उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रश्न को बच्चे को व्याख्या कर करके बताते हैं, जिससे बच्चा उसको एक तरह से स्पष्टतः समझ सके। ठीक है ना? तो यही व्याख्या कौशल का एक बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो जब प्रश्न जी यही कह रहे हैं कि पाठ्य शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल है। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्रमिक व तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है। दोस्तों, जब बच्चा उत्तर नहीं दे पाता है तो उस प्रश्न का उत्तर जब शिक्षक बताता है तो एक विस्तृत व्याख्या में बताता है, जिससे एकदम कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में क्लियर हो जाए और उसमें सरल भाषा रहती है। भावों को भी एकदम से मतलब समावेश कर देता है शिक्षक, अपने विचारों को भी देता है और कई उदाहरण देता है, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे को, वह एकदम माइंड में क्लियर होके एकदम स्थापित हो जाए, बैठ जाए। अब देखिए व्याख्या कौशल के हम घटक देखेंगे। क्या क्या घटक हैं व्याख्या कौशल के? पहला है कथनों में तारतम्यता। देखिए, मान लीजिए आप कोई कथन किसी मतलब प्रश्न की व्याख्या कर रहे हैं, तो देखिए कथनों में आपकी तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का तात्पर्य है कि एक लाइन तो आपने कही और दूसरी लाइन दूसरी कह दी। यानी आपने कहा श्याम बाजार जाता है और सीता खाना खाती है, तो देखिए तारतम्यता क्या है, तारतम्य बिगड़ गया। इस तरह से बच्चे के माइंड में भ्रम पैदा हो जाएगा। इसी वजह से कथन जो आप कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। दूसरा है भाषा में धारा प्रवाह। जिस भाषा में आप समझा रहे हैं बच्चों को, तो उस भाषा की क्या है, धारा प्रवाह आपको आनी चाहिए। ना तो ज़्यादा तेज बोलें आप किसी भी व्याख्या को, ना ज़्यादा धीमे बोलें, एकदम मध्यम मार्ग में धारा प्रवाह रूप से चलें। तीसरा है प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। दोस्तों, जो भी व्याख्या कर रहे हैं आप, उसमें क्या करेंगे, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करेंगे। अर्थात जो भी कथन है, जो भी पुस्तक में लिखे गए हैं, उन कथनों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। चौथा है आपका पॉइंट, स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का उपयोग। ऐसे कथन कहेंगे बच्चों के सामने, जैसे प्रश्न है, उस प्रश्न की व्याख्या तो आप करेंगे, लेकिन उस व्याख्या में ऐसे मतलब कि व्याख्या करेंगे जो स्पष्ट निष्कर्ष निकलता हो जिन कथनों से, ऐसे निष्कर्षों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है छात्र सहभागिता। यदि आप व्याख्या कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छात्र को निष्क्रिय छोड़ देंगे। छात्र से भी बीच बीच में आप क्या करेंगे, सहयोग लेते रहेंगे, उसका सहभाग करते रहेंगे, उससे पूछते रहेंगे। और अंतिम पॉइंट है बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। जब आप व्याख्या करेंगे तो आप व्याख्या के समय ही बच्चों से पूछते रहेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ये कितना समझ में आया। तो इस तरह से बीच बीच में प्रश्नोत्तर छोटे छोटे बच्चों से करते रहेंगे। तो ये थे आपके व्याख्या विधि के घटक। और हैं गतिविधियाँ। भाषा शिक्षण में व्याख्या कौशल की विधियाँ। अब देखिए व्याख्या कौशल की कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहला, स्पष्टीकरण द्वारा। व्याख्या कौशल क्या है, स्पष्टीकरण द्वारा किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ की आप व्याख्या करेंगे तो उस चीज़ को एकदम स्पष्ट कॉन्सेप्ट को कर देंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। फिर परिभाषा द्वारा, जब आप व्याख्या करते हैं, मान लीजिए संज्ञा एक शब्द है, अब उस संज्ञा शब्द की आप व्याख्या क्या करते हैं, परिभाषा के रूप में, कि किसी वस्तु, स्थान या जगह को, नाम को संज्ञा कहते हैं। या आपने व्याख्या की तो किस रूप में की, उस संज्ञा की जो आपने व्याख्या की वह परिभाषा के रूप में की जाती है, हैं? तीसरा है वस्तु प्रदर्शन द्वारा। देखिए मान लीजिए आपको पढ़ाना है विश्व का भूगोल पढ़ाना है। अब क्या करेंगे, आप एक ग्लोब ले आए और आप ग्लोब ले आए और आपने दिखा दिया ग्लोब को, तो एक तरह की वो भी एक प्रदर्शन कर दिया, वह भी एक व्याख्या हो गई। या ब्लैक बोर्ड पे आपने एक क्या बना दिया, पूरा विश्व का मानचित्र बना दिया, तो वह भी एक क्या हो गया, प्रदर्शन भी एक तरह की व्याख्या ही है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है अभिनय द्वारा। ठीक है, कोई पाठ के या किसी चीज़ को आप स्पष्ट कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो उस कविता को क्या करेंगे, आप अभिनय कर करके बताएंगे, वह भी एक व्याख्या ही है। और अंतिम पॉइंट है
और अन्य विधि के बारे में प्रशिक्षु स्वयं सोचें और लिखें। ठीक है दोस्तों, और जितनी भी विधियां हैं आगे अभी हम और भी अगले पार्ट में पढ़ेंगे विधियां। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी कक्षा। कैसी लगी आपको हमारी कक्षा? यदि और भी इसी तरह से कक्षाएं आप यदि हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।